बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 108 मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे शक है कि असल मामला कुछ और है। वो गर्म होकर बोला, ये देखना पड़ेगा कि जख्मी इसका बेटा है या नहीं। इसने खुदकशी की कोशिश तो नहीं की और ये मारपीट में तो जख्मी नहीं हुआ। वो जबरदस्ती केस बनाने पर आमादा था और मैं उसका मतलब भी समझता था। ये ट्रक तुम्हारे थाने के इलाके में खड़ा है, इसलिए मैंने कहा हम तो चकवाल की तरफ से आ रहे हैं। मैंने थर्मास में से चाय का एक मग भरा। मैं ये सब नहीं जानता। वो बोला, तफ्तीश होगी तो सब मालूम हो जाएगा। ठीठ पुलिस का लहजा और जबान, और तफ्तीश ही तफ्तीश में ये मर गया तो जिम्मेदार कौन होगा। मैंने हाथ से गामे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने हादसे की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। वो बोला, और मैं अपनी आंखों से सब कुछ सामने देख लेने के बाद तुमको कानूनी कार्रवाई के बगैर कैसे जाने दूं। मैंने चाय का एक मग चौकीदार को दिया। तुम अंदर जाके बैठो। मैंने कहा, ये बिस्किट भी लेते जाओ। फिर मैंने दूसरा मग अपने लिए भरा और एक बिस्किट खाने लगा। फिर ऐसा करते हैं, मैंने खाते खाते बदतमीजी से कहा। मेरे अंदाजे बेनियादी के बाद वो इस बदअखलाकी पर मजीद बरहम था कि हमने उसे चाय के लिए पूछा तक नहीं। ऐसा करते हैं कि अंदर चलते हैं। मैंने थाने की तरफ इशारा किया और तीसरा बिस्किट निकला। माफ करना, नाश्ते का वक्त था। तुम तो डट के आए होगे, हम जरा ताजा दम हो लें, फिर लाहौर फोन करते हैं। फोन तो होगा ना थाने में। फोन किसे करना है? ASI मजीद गर्म हुआ। मुझसे सीधी तरह बात करो। मैंने चाय का खाली मग थर्मास पर रखा और रुमाल से मुंह साफ किया और जेब से सिगरेट निकाल के लाइटर से जलाई। लाहौर फोन कर लो। मैंने एक तवील कश लेकर बेनियाजी से कहा और उसे जामन रिजवी साहब के घर का नंबर बताया। यह नंबर है लाहौर के SSP की कोठी का। अभी वो ऑफिस नहीं गए होंगे। मैंने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, गालिबन नाश्ता कर रहे होंगे। फोन उनके घर में से कोई उठाएगा, मोहसिन या राबिया कारी एडवोकेट या खुद उनकी बेगम। उन सबसे मालूम हो जाएगा कौन SSP। ASI ने कहा, जामन रिजवी साहब। वेरी गुड, तुम तो जानते हो। मैंने कहा, लाहौर में रहे हो क्या? तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक है? वो बोला, लेकिन अब उसका लहजा बदला हुआ था। वो अंकल है मेरे। मैंने कहा, उन्हीं के घर में रहता हूँ। चलो। मैंने थाने की तरफ कदम बढ़ाए। आप पहले ही बता देते ना जी। ASI ने दागवारी से कहा, जाएं आप। भाई मुझे बात करनी है अपने घर। मैंने नरमी से कहा, उन्हें इतला देनी है कि अभी तक सब खैरियत है और आगे तो शायद पिंडी ही में कोई मौका मिले, लेकिन इस वक्त तक वो ड्यूटी पर जा चुके होंगे। दफ्तर का नंबर जरा मुश्किल से मिलता है। या तुम समझते हो कि थाने का फोन एक ASP से गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? मैंने कब कहा है जी? आप तो ऐसी बात बढ़ा रहे हैं। 10 बार फोन करें। वो मेरे साथ साथ चलने लगा। उसकी सारी अकड़ फूंक खत्म हो गई। उसकी सुबह का आगाज बहुत गलत तरीके पर हुआ था। कानूनी तफ्तीश का और कार्रवाई का तो कोई सवाल ही नहीं रहा था। उल्टी उसे ये फिक्र लाहक हो गई थी कि मैं उसकी शिकायत ना कर दूं। एक तो मैं दौलतमंद और फैक्ट्री का मालिक, फिर SSP का भांजा, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था। सबसे पहले तो मुझे अपनी खैरियत की इतला देनी चाहिए। मैं तार भी दे सकता था, बगैर फोन पर बराह रास्त बात हो सकती थी और उसके लिए थाने का फोन सबसे बेहतर जरिया था। और बड़ा अच्छा हुआ कि अगर फोन मोहसिन या राबिया में से कोई उठा ले। मैंने सोचा, अंदर वही नौसत ज़दा पूरा सेब और नीम रोशन सहमी फजा थी जो हर थाने का तुर्रा इम्तियाज है। मैंने कुर्सी पे बैठ के फोन को अपनी तरफ घसीटा और सिगरेट लबों में दबा के नंबर मिलाने लगा। मैं ओवर एक्टिंग कर रहा था। चुनाचे गरीब ASI एहसास कमतरी में मुबतला था। ऐसी मौके पर उसकी बादशाहत का गुरूर खाक में मिल जाता था। घंटी 3 बार बजी। फिर मोहसिन ने रिसीवर उठा के कहा, हेलो। अरे भाई शिरवानी साहब, आदाब अर्ज़ है किबला। मैंने अपनी कुदरती आवाज में कहा। सिकंदर उल्लू के पट्टे खबीस मोहसिन ने मेरी आवाज पहचानते ही बेइख्तियार दिल का गुबार निकालना शुरू कर दिया। कहाँ मर गया तू? कहाँ है अब? मर गया कि जिंदा है? यार मैं यहाँ गोजर खान के थाने से बोल रहा हूँ। मैंने मुस्कुरा के कहा। पहुंच गया फिर थाने? कसम खुदा की, जो अब हम में से कोई छुड़ाने आया। मोहसिन ने बरहमी से कहा, हद होती है किसी बात की। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ मोहसिन। मैंने कहा, और बस तुम लोगों को यही इतला देनी थी। मिस राबिया कारी एडवोकेट का क्या हाल है? इंतकाल हो गया उनका। मोहसिन ने बिना के कहा। आपके फराक में रो रो के जान दे दी। और अंकल रिजवी? मैंने कहा, मेरा ख्याल है अभी तो ऑफिस नहीं गए होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे। वो बंदूक लेकर आ रहे हैं, अभी फोन पर गोली मार देंगे तुझे। मोहसिन बहुत नाराज था। अब बात करना चाहे SSP साहब से तो बुलवा लूं। मैंने माउथपीस पर हाथ रखकर नजदीक ही मौजूद ASI से कहा, नाश्ते की मेज पर है, अखबार भी इसी वक्त पढ़ते हैं, इसलिए कोई डिस्टर्ब करे तो नहीं, इसकी उनको तकलीफ मत दे। सलाम दे दे मेरा। उसने सीने पर उंगली से अपने नाम के बैज की तरफ इशारा किया। अच्छा भाई मोहसिन, मैं कल या ज्यादा से ज्यादा परसों तक वापस पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, अंकल को बता देना, अभी तो मैं जा रहा हूँ, बस 2-4 मिनट में। कहाँ? मोहसिन चिल्लाया। अब किधर का इरादा है भाई? खुदा के वास्ते घर आ जा। ले बात कर अंकल और राबिया से। अच्छा खान साहब, खुदा हाफिज। मैंने फौरन रिसीवर रख दिया और उठ खड़ा हुआ। मुझसे गलती हो गई थी। मैंने मोहसिन को बता दिया था कि मैं थाना गोजर खान से बोल रहा हूँ। रिजवी साहब अभी जरा सी देर में उसका नंबर मालूम कर लेंगे और फिर बराह रास्त कह देंगे कि उस शख्स को बंद कर दो खवालात में, और जब तक मैं खुद ना लेने आऊँ इसे मत छोड़ो।
ये हुक्म सादर कर देंगे कि इसे पुलिस के पैरे और निगरानी में लाहौर रवाना कर दो। 5-10 मिनट में मेरा फरार हो जाना जरूरी था। एएसआई ने बादले नखवास्ता मुझे रुखसत करने थाने के गेट तक आना शुरू किया। देखे वो जो कुछ बात हुई गलतफहमी के बायस हुई। उसने बमुश्किल तमाम कहा, ओ नो फॉरगेट इट। मैंने कहा, मैं पुलिस वालों को और उनके बिजनेस को अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए माइंड नहीं करता। यू सी, जब आप जानते हो कि बिच्छू डंग मारता है तो उसी की फितरत को बदलने की कोशिश करना या उसके काटने पर बिच्छू को बुरा भला कहना, दोनों एक जैसी फजूल बातें हैं। ओके, खुदा हाफिज। मैंने उसके मुंह पर जूता रसीद करके बड़े पुरतपाक से मुसाफा किया और ट्रक की जानिब चल पड़ा। एएसआई की दिली कैफियत का मुझे बाखूबी अंदाजा था। इस जिल्लत का बदला आज वो उनसे लेगा जो शामित आमाल के बायस कोतवाली लाए जाएंगे। खुशी मुझे इस बात की थी कि वो जिंदा और मुर्दा में फर्क नोट नहीं कर सका और शायद ट्रक का नंबर भी। मैंने शॉपिंग, ब्रेकफास्ट और ट्रंक कॉल में तकरीबन 1 घंटा गुजार दिया था। धूप बढ़ गई थी, चुनाचे वो लाश की तरफ से फिक्रमंद था जो खुली जगह पर रखी हुई थी। अभी ट्रक साय में था, लेकिन आगे का सफर कम से कम 6 घंटे का था और दोपहर के 2 बजे तक धूप में रहना था। मैंने उसे तसल्ली दी कि रावलपिंडी से हम कोई तिरपाल वगैरह लेकर ऊपर फैला देंगे और लाश खराब नहीं होगी। गांव पहुंचने के बाद भी तदफीन के लिए 2-4 घंटे मिल जाएंगे। मौसम इतना गर्म नहीं था कि 12 घंटे में खराबी के आसार पैदा हो जाएं। रावलपिंडी का फासला मैंने 1.5 घंटे में तय किया और रास्ते में सिर्फ एक जगह पेट्रोल टैंक फुल कराने के लिए रुका। अगर मैं सुवान नदी और टोपी पार की तरफ से पिंडी में दाखिल होके बाल रोड पर हो जाता तो शहर की ट्रैफिक से बच के बिल्कुल सीधा गुजर जाता और कोहिनूर टेक्सटाइल बिल के बाद सिर्फ तरनोल चेक पोस्ट ही थी जहाँ कोई ट्रक में झांक कर देखता, लेकिन इसमें खतरे की कोई बात न थी। हम कह सकते थे कि जख्मी मरीज को लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर ले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ इसका चच्चा न्यूरो सर्जन है। आम हालात में पिंडी के होली फैमिली या सीएमएच जैसे हॉस्पिटलों को छोड़ के पेशावर जाने की कोई बात नहीं करता, लेकिन किसी का करीबी अजीज मसलन खुद डॉक्टर हो तो ये बात फितरी नजर आती है। गैरों की बजाय अपने ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं और ना दें तब भी उन पर एतमाद तो ज्यादा ही रहता है। तिरपाल खरीदने के लिए मुझे खाती चौक जरूर जाना पड़ता। इस बात का खदशा था कि ट्रक में लगे हुए बिस्तर पर एक मजरूह शख्स लेटा देकर तजस्सुस के मारे लोग जमा हो जाएं और किसी की नजर कियामत की हो तो वो ताड़ जाए। एहतियातन मैंने कैंट हॉस्पिटल की तरफ से गुजरने वाली सड़क पकड़ी, जिस पर अभी ज्यादा रश नहीं था। तिरपाल खरीदने से पहले मुझे रैगजीन की एक दुकान नजर आ गई और मैंने वहीं से ट्रक को मोड़ दिया। फर्श पर बिछाने वाले प्लास्टिक की शीट के रंग बरंगे थान कपड़ों की तरह लिपटे हुए रखे थे। मैंने सादा से ब्राउन रंग की शीट खरीदी और ट्रक की तीनों दीवारों पर फैला के लाश पर एक आर्दी साइबान कायम कर दिया। शीट के किनारों को मैंने ट्रक की साइड में बने हुए लोहे की खारूक में दबा दिया ताकि ट्रक चलने से शीट को हवा न उड़ा जाए। उसके बावजूद जब मैं फिरोज संस की तरफ से माल रोड पर पहुंचा और दाईं तरफ घूम के पेशावर जाने वाली सड़क पर ट्रक ने स्पीड पकड़ी तो प्लास्टिक शीट हवा भरने से पैराशूट की तरह फूल गई और बिलाखर फट गई। उसका एक कोना फड़फड़ाने लगा, फिर दूसरी हुक का सुराख एक चाक बन गया। अभी हम रेडियो पाकिस्तान के सामने से गुजरे ही थे कि शीट उड़ गई। अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने फलक शेर से कहा। ट्रक पर छत तो नहीं है, लेकिन धूप का असर हवा से जाहिर होता रहेगा। फलक शेर कुछ नहीं बोला, मगर उसकी सूरत बताती थी कि सूरतियाल पर वो आ जाता है। अब 4-5 घंटे का सफर है। मैंने कहा, तुम कहो तो मैं लाश को पलंग के नीचे रख दूं, यही एक सूरत हो सकती है उसे साए में रखने की। फलक शेर ने इकरार में सारी लाया और मैंने ट्रक को एक तरफ खड़ा कर दिया। नीचे उतरा और पीछे जाके अकेले ही लाश को चारपाई से उतार कर ट्रक के फर्श पर रखा और चादर उस पर डाल दी, लेकिन बिस्तर चारपाई पर ही रहने दिया। अमुर्दा गामे को बेहोश करार देने और इलाज की गर्ज से पेशावर ले जाने वाली कहानी नहीं चल सकती थी। बीमार और मजरूह शख्स को आराम से बिस्तर पर लिटा कर ले जाया जाता है, ताकि सख्त फर्श पर जान झटके लगने से सेहतमंद आदमी की हालत भी खराब हो जाए। मैंने फलक शेर को समझाया कि अब हमसे राह में कोई सवाल करेगा तो हमारा जवाब मुख्तलिफ होगा। हम बताएंगे कि मरीज को इलाज के लिए पिंडी ले गए थे और इसका ऑपरेशन होना था, मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। चुनाचे अब तजीज़ो तकवीन के लिए वापस ले जा रहे हैं और इसे चारपाई के नीचे रखने का मकसद भी यही है कि धूप से महफूज रखा जाए। गामे के सर और चेहरे के जख्मों से रिसने वाला लहू जम के स्याह और सख्त हो चुका था। चुनाचे इस चादर पर कोई दाग नमूदार नहीं हुआ था जो मैंने लाश पर डाली थी, और मेरा ख्याल था कि हमने एतमाद से बात की तो कोई शक नहीं करेगा। लेकिन तरनोल चेक पोस्ट पर 3 अफराद अचानक ट्रक के सामने आ गए और सड़क रोकने वाले लंबे बांस से डंडे के पीछे सफ बस्ता हो गए। उनके तेवर बदले हुए थे। अमूमन वो हर गाड़ी पर सरसरी निगाह डाल के चुंगी महसूल लेते थे और गाड़ी को गुजर जाने देते थे, वरना वो हर गाड़ी की तलाशी तफसील से लेते तो दोनों जानिब गाड़ियों की कितारें लग जाती और ट्रैफिक जाम हो जाता। इस वक्त वो मुकम्मल नाकाबंदी की पोजीशन में थे और ये नामुमकिन था कि मैं बैरियर को तोड़ता हुआ फरार हो जाऊं। साफ जाहिर था कि रिजवी साहब के हुक्म की तामील कर रहे थे। गोजर खान के थाने में एएसआई ने उन्हें ट्रक का नंबर और मेरा हुलिया सब बता दिया होगा। अगला बंदोबस्त उन्होंने यही किया होगा कि मुझे रावलपिंडी में दाखिल होते वक्त या शहर से निकलते वक्त रोकने की हिदायत जारी कर दी होंगी।
उन्हें रावलपिंडी के एसएसपी या उस ओहदे के किसी अफसर का ताउन हासिल होगा, या उन्होंने शीरवानी साहब को बता दिया होगा जो खुद भी इस्लामाबाद में खासे बासर अफीसर थे। जैसे ही मैंने ट्रक को रोका, एक इंस्पेक्टर किस्म का शख्स मेरी तरफ आया, बाकी दो पिछले हिस्से की तरफ बढ़े। क्या बात है, मैंने पुरसुकून रहते हुए इत्मीनान से कहा, लेकिन फलक शेर के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ नहीं, आप नीचे तशरीफ ले आए। इंस्पेक्टर ने तंज अमेज शाइस्तगी से कहा, आपका नाम सिकंदर बख्त है ना? हाँ, लेकिन इस तरह मेरा रास्ता रोकने का मकसद? मैंने ची बची होके कहा, मुझे पिशावर जाना है, हम सिर्फ अहकामात की तामील कर रहे हैं। वो बोला, कि आपको यहीं रोक लिया जाए? किस लिए और किसने दिया है ये हुक्म? मैंने बहस करके उसे कायल करने की बेसुध कोशिश की। हमारे आला अफसरान का, अगर हमने कोताही की तो मुअत्तल हो जाएंगे, इसलिए आप जिद ना करें। वो बोला, पीछे मंजी के नीचे लाश है सर जी। एक मातहत ने सामने आके रिपोर्ट पेश की और इस सनसनीखेज दरियाफ्त पर अपने अफसर की तरफ दाद तलब नजरों से देखा। अफसर ने चौंक कर मुझे गौर से देखा। अब तक वो समझ रहा होगा कि मैं कोई खतरनाक किस्म का पुरिसरार मुजरिम हूँ, मसलन गैर मुल्की जासूस। चुनाचे अफसराने बाला ने सिर्फ मुझे रोकने का हुक्म दिया है, गिरफ्तार करने का नहीं। और शायद वो खुद आके मुझे तफ्तीश के लिए अपने हमरा ले जाना चाहते होंगे, मगर अब अचानक मेरी हैसियत एक आम मुजरिम की सी हो गई जो कत्ल करके लाश समेत फरार हो रहा था। मैंने नीचे उतर के दरवाजे को दर से मारा। फलक शेर पहले ही उतर गया था। एक शख्स फौरन मेरी जगह चढ़ गया और उसने ट्रक को बीच में से हटा के सड़क से दूर एक किनारे पर खड़ा कर दिया। वक्ती तौर पर रुक जाने वाली ट्रैफिक फिर चल पड़ी। इंस्पेक्टर मुझे एक मुख्तसर से कमरे में ले गया जहाँ सिर्फ एक मेज थी और एक कुर्सी। मैं फौरन उस कुर्सी पर बैठ गया। आम हालात में ये बड़ी गुस्ताखी होती, मगर इस वक्त इंस्पेक्टर खून के घूंट पी कर खामोश हो गया। उसने अपने लिए बाहर से दूसरी कुर्सी मंगवाई, लेकिन फलक शेर को खड़ा रखा। ये लाश मेरी फैक्ट्री के एक फोरमैन गुलाम मोहम्मद की है, मैंने इत्मीनान से कहा और जेब से सिगरेट निकाल के चलाई। मैं MWD इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स का मालिक हूँ, हम इसे तदफीन के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा जी, इंस्पेक्टर ने सपाट लहजे में कहा। फिर मैं क्या करूँ? उसने ट्रक पर निगाह डाली जिस पर नजीर एंड कंपनी का नाम लिखा हुआ था। उसका लहजा और सवाल दोनों मुश्तइल करने वाले थे, लेकिन मैंने सबसे काम लिया। तुम ये करो कि इस अफीसर से मेरी बात कराओ जिसके हुक्म पर मुझे यहाँ रोका गया है, और हाँ, तुम ये करो कि उस अफीसर से मेरी बात कराओ जिसके हुक्म पर मुझे यहाँ रोका गया है, और हाँ, यहाँ चाय तो मिलती है, हमारे लिए चाय का इंतजाम करो, पैसे मैं दूंगा। मैंने जेब से 5 का नोट निकाल के मेज पर रखते हुए फोन के करीब डाल दिया। इंस्पेक्टर मजबूरन उठा। मेरे तहमकाना अंदाज ने उसे कायल कर लिया था कि मामला ऊंचा है और मैं मामूली आदमी नहीं हूँ। उसके उठते ही मैंने फलक शेर को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इंस्पेक्टर ने गुस्से से पलट कर देखा और फिर किसी से कहा कि हाफ सेट चाय और एक कुर्सी लाए। मैंने टेलीफोन का रिसीवर उठा के जामन रिजवी साहब के ऑफिस का नंबर मिलाना शुरू ही किया था कि उसने लाइन काट दी। मैं एसएसपी जामन रिजवी साहब को फोन कर रहा था। मैंने नागवारी से कहा, यहाँ कोई जामन रिजवी नहीं है। इंस्पेक्टर यूं मुस्कुराया जैसे उसने मेरा झूठ पकड़ दिया है। मैं लाहौर का नंबर मिला रहा था। मैंने कहा, वहाँ जामन रिजवी ही SSP हैं जिनके हुक्म पर मुझे रोका गया है, हम किसी जामन रिजवी को नहीं जानते। वो बोला, ये इस्लामाबाद के एक SP का हुक्म था, वो आने ही वाले हैं। कुर्सी पहले आई, चाय उसके बाद। दूध पत्ती और चीनी के इस मिक्सचर को अज्जाए तरकीबी की बिना पर चाय कहा जा सकता था, वरना इसमें चाय वाली कोई बात न थी, सिवाय दर्जा हरारत के जो बहुत ज्यादा था। थकन दूर करने में ये गर्म मशरूब बेहद मावन साबित हुआ। शुरू के मुताबिक मैयत को दफन करने में उजलत पसंदीदा फेल है, मैंने कहा। इससे पहले कि इंस्पेक्टर मेरी दीनी मालूमात पर तबसरा करता, एक जीप बाहर आ रुकी और उसमें से अंकल शीरवानी एक DSP के साथ बरामद हुए। इंस्पेक्टर उछल के खड़ा हो गया और उसने एड़ियां खट के बजा के सैल्यूट चाड़ा। अंकल शीरवानी ने पहले मुझे गले लगाया और फिर झाड़ पिलानी शुरू की। यानी हद होती है ना नाम माकूलियत की। किसी का ख्याल नहीं कि सब कितने परेशान है। जब जी चाहा ऐसे गायब हो गए जैसे 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 गधे के सर से सींग। मैंने सर झुका के कहा, मैं वाकई गधा हूँ, लेकिन आप मेरी बात तो सुन ले। खाक सुन लूं तुम्हारी बात, अंकल शेरवानी ने कहा। वहाँ सबका जीना हराम कर रखा है तुमने। रिजवी के फोन पर फोन आ रहे हैं कि उसे कोई सवाल किए बगैर हथकड़ी लगा के वापस भेज दो। राबिया और मोहसिन अलग परेशान है। यहाँ मेरी और शैला की नींद हराम। आखिर तुम कहाँ गायब हो गए थे और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने देखा कि DSP ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा है। मैं अंकल शेरवानी को एक तरफ ले गया। मसला कोई ऐसा संगीन नहीं अंकल, मैंने कहा। ये फोरमैन मेरी जान बचाते हुए मारा गया। वो जितना तो करना चाहिए कि इसकी आखिरी रसूम में शरीक हो। मेरी आवाज इतनी कम थी कि दूसरे लोग साफ सुन नहीं सकते थे। वो तो ठीक है, अंकल शेरवानी बोले, लेकिन ये नौबत आई कैसे? यानी तुम अच्छे भले समझदार आदमी, अपनी अकल और हाजिर दिमागी से तुमने सबकी जान बचाई, फिर सबकी जान के दुश्मन हो गए। किस सकीम ने लिखा था नुस्खे में कि अकेले वहां जाओ बिला वजह? मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, मैंने कहा, लेकिन इस वक्त मेरी पोजीशन का ख्याल कीजिए। फोरमैन की लाश के साथ इसका मामा है जो फैक्ट्री का चौकीदार था। इसकी जान भी खुदा ने बचा ली, वरना ये भी मेरे साथ ही मारा जाता। बस मैं इन्हें गांव तक छोड़ा हूँ। मेरा वादा है कि कल दोपहर तक आपके पास पहुंच जाऊंगा। आप जरा अंकल रिजवी को समझा दें, वो आपकी बात मान लेंगे।
अच्छा भाई, लेकिन देखो मैं कोई इंतजाम कर देता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ लोग चले जाएं। अंकल शेरवानी ने मजबूर होकर कहा, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारे लिए कार आ जाएगी। मैं यकीनन इनकार कर देता, लेकिन उसी वक्त पल भर के लिए मेरी निगाह बाहर गई और मैंने एक नीले रंग की कार को गुजरते देखा। फिर शऊरी तौर पर मुझे डिसलवा याद आया, जिसके पास ऐसी टोयोटा करोन थी। मैंने विंड स्क्रीन के पीछे साबिक उस्ताद पीडरू और मौजूदा अहमद नवाज गर्देजी को देखा। वो बड़ी तेजी से वापस जा रहा था और उसकी नजरें सड़क के किनारे से दूर खड़े हुए ट्रक पर गई नहीं थी, वरना वो नजीर एंड कंपनी का लिखा हुआ देखने के बावजूद अपनी फैक्ट्री के ट्रक को पहचान जाता। ये भी बहुत अच्छा हुआ कि हम कमरे के अंदर थे, वरना सख्त गड़बड़ हो जाती। मैं समझ गया कि वो कहां से वापस आया है। मुझे और चौकीदार को ले जाने वाला ट्रक मुकर्रर वक्त पर उनके ठिकाने पर नहीं पहुंचा होगा, तो वो तशवीश में मुब्तला हुए होंगे और तलाश करने पर उन्हें ताफे की लाश के अलावा लकड़ी का वो शिकस्ता ताबूत भी नजर आ गया होगा जिसमें मुझे पैक किया गया था। शायद उन्हें पहले से मालूम होगा कि फैक्ट्री का चौकीदार गामे का रिश्तेदार है और वो इसी नतीजे पर पहुंचे होंगे कि चौकीदार ने गद्दारी की, यानी मुझसे वफादारी की और अपने भांजे समेत फरार हो गया। गर्देजी के पास खासी ताकतवर कार थी और उसे पहले से मालूम होगा कि गामे का और चौकीदार का ताल्लुक किस गांव से है। वो बिला ताखीर रवाना हो गया। गालिबन उस वक्त जब हम गुजर खान थाने में रुके हुए थे, वो हमें क्रॉस कर गया। गामे और चौकीदार के घर पहुंचा और ये मालूम करके फौरन वापस आ गया कि वो दोनों गाँव नहीं पहुंचे। अब वो चौधरी दिलावर को रिपोर्ट देगा कि दोनों नमक हराम डर की वजह से घर की तरफ नहीं गए और रोपोश है। दिलावर अहमक नहीं है। वो पीडू से कहेगा, गर्देजी तुम गधे की औलाद हो और गधे ही रहोगे। तुम्हारे पास कार थी, तुम गोली की तरह गए और तस्दीक करके लौट आए। उनके पास क्या हवाई जहाज था कि तुमसे पहले पहुंच जाते। वो छुपते छुपाते बस में सफर करके जाएंगे तो कल परसों तक पहुंचेंगे और उसके बाद पीडू को उसी मिशन पर वापस भेज दिया जाएगा और दूसरे फेरे में पीडू को चौकीदार मिल जाएगा तो उसके साथ उसके बीवी बच्चे भी उठा लिए जाएंगे और अंजाम पहले से भी बुरा होगा। ठीक है अंकल, मैंने कहा, मगर आपके आदमी सादा कपड़ों में हो तो अच्छा है। देहाती बन के पीछे मैयत के साथ बैठ जाएं, तदफीन में शरीक रहें और हमारे साथ ही वापस आ जाएं। लेकिन मैं इसी ट्रक को ले जाऊंगा, कार रहने थे। बावर्दी हजरात को बेवर्दी करने और हिफाजती इंतजामात की नोयत समझाने में 1 घंटा गुजर गया, लेकिन हम दोबारा रवाना हुए तो हालात बहुत बेहतर थे। पीछे मैयत को दोबारा चारपाई पर रख दिया गया और पुलिस ने अपने वसाइल को बरवेकार लाते हुए बर्फ की 2 सिलों का भी इंतजाम कर लिया जो चारपाई के नीचे रख दी गई थी। ट्रक देखने में पुराना लगता था क्योंकि लोडिंग में इस्तेमाल होता था, लेकिन इसका इंजन जानदार था। मैंने कैम्बलपुर तक उसे 60 मील की रफ्तार से दौड़ाया। फिर मैंने फलकशेर की हिदायत पर अमल किया क्योंकि आगे का रास्ता मुझे मालूम नहीं था। कैम्बलपुर से गुजरते हुए हेरू नदी का तंग सा पुल आ गया। नदी खुद किसी बरसाती नाले की तरह थी और उसके पानी की गहराई बराए नाम थी। पानी के शफाफ दारे कई हिस्सों में बट गए थे और खुश्क जजीरे जैसे कई टुकड़े अलग अलग नजर आते थे। नदी की पूरी तह पर गोल चिकने पत्थरों का फर्श बिछा हुआ था और उस पर जो पुल कायम था वो खासा बुलंद था। शायद बाढ़ के मौसम में नदी की सतह इतनी बुलंद हो जाती होगी और उसका पार्ट भी पुल की लंबाई के बराबर हो जाता होगा। अभी तो मुझे खासे नशेब में फुटपाथ या किसी छोटी सी सड़क के बराबर हमवार सतह नजर आ रही थी जिस पर दोनों जानिब कोई हिफाजती जंगला नहीं था और उस पर से एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती थी। मेरा ख्याल था कि अगर मैं ट्रक को चारों पहियों को सीधा और पुल के किनारों पर रखने में कामयाब हो गया तब भी इसकी बाड़ी पुल के दोनों तरफ निकली रहेगी। तलागंग जाने वाली बस के मुसाफिरों का इस पुल पर से गुजरते हुए क्या हाल होता होगा जबकि वो देखते होंगे कि बस पुले सिरात पर से गुजर रही है और पहिए तो शायद पुल पर ही है, मगर वो खुद नदी के ऊपर मुअल्लक है। नशेब के फौरन बाद फरासा और सड़क 30 दर्जे के जाविये पर एकदम उठती थी। कहीं कहीं ये जाविया 45 दर्जे तक हो जाता था। चुनाचे पुल क्रॉस करते ही मुझे ट्रक को सेकंड गियर में रखना पड़ा और उसका इंजन जोर लगाता शोर मचाता ऊपर चढ़ने लगा। चढ़ाई के अलावा पहाड़ी मोड़ थे जो इतने खतरनाक थे कि दूसरी तरफ से आने वाली ट्रैफिक बिल्कुल नजर नहीं आती थी। चुनाचे एक बस जो कैम्बलपुर जा रही थी उतराई की वजह से लुढ़कती हुई ज़ूम से गुजर गई तो मुझे हैरत हुई कि दोनों गाड़ियों ने एक दूसरे से मुसाफा क्यों नहीं किया। लेकिन बस ड्राइवर तजर्बा कार और इन रास्तों पर गैर मुतवक्के मुलाकातों का आदी था कि 1 मिलीमीटर के फासले से गाड़ी निकाल ले गया। आगे का रास्ता और भी खतरनाक साबित हुआ और मुसाफिर कम होने के बावजूद मुझे बेहद मोहतात रहना पड़ा और रफ्तार को काबू में रखना पड़ा। 2 बजे मिलाकर हम अपनी मंजिल पर पहुंचे। उसके बाद एक मातमी कोहराम मचा जिसकी ज़हनी अज़ियत से बचने के लिए मैं गांव के बाजार चला गया जहां गिनती की चंद दुकानों में से एक चाय खाना भी था और प्रोपराइटर चाय खाना खजान ने मेरे जैसे VIP के कदम रंजा फरमाने पर खुसूसी चाय का इंतजाम किया और गिलास भर के ऊपर छटांग भर मलाई की तय के साथ चाय पेश की। उसकी अकल समझने से कासिर थी कि मैं आखिर हूँ क्या, क्योंकि 3 बेवर्दी मुलाजिम साए की तरह मेरे साथ लगे हुए थे। मुसल्ला भी नजर आते थे और मुझसे आप जनाब के बगैर बात भी नहीं करते थे। उन तीनों को भी तकरीबन वैसी स्पेशल चाय पेश की गई लेकिन वो उम्दन मुझसे दूर बैठे रहे। मैं बिस्किटों के बाकी मांदा हिस्से को बतौरे लंच चरता रहा।
دری حالات یہ شہری نعمت بھی بہت غنیمت ثابت ہوئی۔ شام کو قبرستان سے لوٹنے کے بعد میں نے فلک شیر سے کہا اگر تمہیں جانا پڑے تو تیاری کے لیے اور سامان وغیرہ باندھنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ تیاری کیسی مالک، وہ بولا، اور غریب کا سامان ہی کتنا ہے، بوریا، بستر، چند کپڑے اور برتن۔ اس کا مطلب ہے تم اگر چاہو تو آج میرے ساتھ واپس جا سکتے ہو، بیوی بچوں سمیت۔ میں نے کہا آج وہ چلتے چلتے رک گیا، سوئم سے بھی پہلے۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، میں نے کہا، اور میری کوئی ذاتی غرض وابستہ نہ ہوتی تو میں تمہارے ساتھ یہاں تک آتا ہی نہیں۔ تم کو وہیں ترنول چوکی سے پولیس کی ایمبولینس میں یا اسی ٹرک میں بھجوا دیتا اور خود واپس چلا جاتا، لیکن میرے یہاں آنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے تمہیں اور تمہارے بیوی بچوں کو دلاور کے ظلم و ستم سے بچانا۔ تمہیں معلوم ہے اس کا ایک آدمی گامے کو پوچھتا ہوا گاؤں آ کے جا چکا ہے؟ آپ نے بھی سن لی یہ بات جناب؟ وہ میرے ساتھ چلنے لگا۔ ہاں، یہاں اسے کوئی نہیں ملا، لیکن وہ معاف کرنے والا اور بھول جانے والا آدمی نہیں ہے، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ تمہارا وجود اس کے لیے خطرے کی علامت ہے، وہ پھر کسی کو بھیجے گا کل، زیادہ سے زیادہ پرسوں۔ گامے نے تمہیں بچایا، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تمہیں اس سے کتنی محبت تھی۔ کوئی ان کی خاطر تو جان نہیں دیتا جن سے نفرت کرتا ہو، لیکن کیا اپنے بیوی بچوں سے تمہیں محبت نہیں ہے؟ تم یہ منظور کر سکتے ہو کہ تمہاری حصے کی سزا انہیں بھی ملے اور دلاور کے آدمی انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ کے ڈال دے؟ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنی بساط کے مطابق تمہیں اس ظلم سے محفوظ رکھنے کی کوشش کروں تاکہ تم زندہ رہو اور مجھے موقع ملے کہ میں تمہارے احسان کے بدلے تمہارے لیے کچھ کر سکوں۔ پھر بھی آج اچانک چلا جاؤں؟ وہ بڑبڑایا۔ گامے کی ماں سے کیا کہوں؟ کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں کہنا، میں نے کہا۔ رات کو سامان سمیٹو اور میرے ساتھ ٹرک میں نکل چلو، صبح ہونے سے پہلے پہلے غائب ہو جاؤ۔ میں پنڈی سے تم کو کراچی کی ٹرین میں بٹھا دوں گا۔ گاؤں میں رات مغرب کے فوراً بعد آ گئی۔ تعزیت کے لیے آنے والے عشاء کی نماز سے پہلے اٹھ گئے۔ عشاء کے بعد چوپال میں کوئی بھی نہ رہا، کچے گھروں میں جلنے والے تیل کے چراغ بجھ گئے، اور ابھی 9 بجے تھے کہ چوکیدار نے ہوشیار خبردار کی صدا لگانے کی رسمی کاروائی پوری کی۔ پھر ہر سمت خاموشی پھیل گئی، اتنی گہری بوجھل کہ میں نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ آوارہ کتے تک سو گئے تھے کہ کسی کے بھونکنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ جنگلوں اور کھیتوں میں گیدڑ تک نہیں چلا رہے تھے۔ میں نے فلک شیر سے کہا کہ یہی مناسب وقت ہے۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ فلک شیر کی بیوی اتنی کم مہلت میں اور آدھی رات کو چوروں کی طرح 1000 کوس کے سفر پر نکلنے کے لیے آمادہ نہ ہوگی۔ مرد حقائق کو نسبتاً کم وقت میں قبول کر لیتے ہیں اور حالات کو سمجھتے ہوئے مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ عورت کی ذات جذبات کا پیکر جان ہے، جس کے ساتھ رہے وفا کے رشتوں کو اتنا استوار کر لیتی ہے کہ آسانی سے توڑ بھی نہیں سکتی۔ لیکن فلک شیر کی بیوی مختلف عورت ثابت ہوئی۔ فلک شیر کے کہنے پر میں نے خود اس سے بات کی تو اس نے میری بات بڑے سکون سے سنی اور فلک شیر کو دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں فلک شیر نے اس سے نگاہ نہیں ملائی۔ میں ضرور جاؤں گی ویر، اس نے بالآخر کہا۔ اگر میں یہاں رہوں گی تو وہ ڈائن ہم سب کو کھا جائے گی۔ خواہ مخواہ بات کو مت بڑا نیک بخت، فلک شیر نے آہستہ سے کہا اور باہر نکل گیا۔ میں نے اپنی زندگی جل جل کے گزار دی، کیا نہیں کیا میں نے اس گھر کے لیے، مگر مجھے خوشی کبھی نہیں ملی۔ اس نے مجھے خوش رہنے ہی نہیں دیا۔ وہ نفرت کے زہر سے بوجھے ہوئے لہجے میں بولی، میرا بس چلتا تو میں اس کا گلا گھونٹ دیتی، اتنی دور چلی جاتی کہ اس کا منحوس خیال تک میرا سکھ نہ چھینے۔ تم کس کی بات کر رہی ہو بہن؟ میں نے نرمی سے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ اسی شیدے گامے کی ماں کو رو رہی ہوں ویر، وہ بولی، جو میری بچپن کی منگنی توڑ کے اس سے بیاہ رچانا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم ہے اس نے مولوی سے کتنے تعویذ لیے میرے خلاف، کتنے عمل کرائے۔ ایسی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا بہن، ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ میں نے محبت کی کہانی کے اس پرانے المیے کو سمجھتے ہوئے کہا جو ہر آدمی کا المیہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے کوئی اور جانے لگتا ہے۔ محبت کرنے والے دو حاصل محبت، ایک خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور انجام یہی خانہ خرابی۔ خوشی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے معلوم ہوتا ہے کہ خوشی تو ایک شراب تھی۔ اپنا کیا اپنے آگے آتا ہے ویر جی، وہ بولی۔ گھر والا چھوڑ گیا، کب تک لوگوں کی سنتا اور بے غیرت بن کے جیتا۔ حجا ان دونوں کو کبھی نہ آئی، لیکن گامے کے 2 بھائی ہیں۔ میں نے حیرانی سے کہا، فلک شیر نے بتایا مجھے۔ ہاں، اس نے دوسرا قسم جو کر لیا تھا، وہ بولی۔ دونوں اسی کی اولاد ہیں، ایک 10 سال کا، دوسرا 12 سال کا، اور یہ گاما غلام محمد یہ پہلے شوہر سے تھا۔ میں نے زنانہ تجسس کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہنسی اور طنز امیز تلخ تمسخر اڑانے والی بے بسی ہنسی جو مجبوری کا نوحہ تھی۔ ہاں، کہا تو یہی جاتا ہے۔ میرا خیال ہے تم بلا وجہ حسد اور شک میں مبتلا ہو بہن، میں نے بے یقینی کے باوجود کہا۔ وہ فلک شیر کی منہ بولی بہن ہے۔ پہلے سب یہی سمجھتے تھے، اب سب سمجھتے ہیں، اور پھر شور کی بیوی سے زیادہ کون جانتا ہے، وہ بولی۔ چلو پھر تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ میں نے بات کو مختصر کیا۔ فرض کرو فلک شیر جھوٹ بولتا تھا تو تم سے کراچی میں تو کوئی بات نہیں ہوگی، تم تیار ہونا۔ میرا یہاں کون ہے؟ ہوتا تو میں اتنے دکھ سہتی، وہ بولی۔ ان بچوں کو کسی کے سپرد کرتی اور نیلا توتا کھا لیتی۔
میرا فلک شیر مجھے مل جائے تو میں کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ رات کے 11 بجے اس خاندان کا مختصر سا سامان پیک ہو چکا تھا۔ فلک شیر کے دونوں بچے حیران تھے کہ اتنی رات کو تمام سامان لے کر جانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ فلک شیر چپ تھا اور اس چپ کے ہزار مفہوم تھے یا نکالے جا سکتے تھے۔ اس گھر سے یا اس زمین سے رشتہ ٹوٹنے کا دکھ بھی ہو سکتا تھا جس کے ہر ذرے سے اس کی عمر رفتہ کا دامن بندھا ہوا تھا۔ اگر فلک شیر کی بیوی نے غلط نہیں کہا تھا تو یہ ایک نقش مادی کو حرف غلط کی طرح مٹا دینے کا افسوس بھی ہو سکتا تھا۔ خواب تھا جو ہم نے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ یہ گامے کی موت کا غم بھی ہو سکتا تھا جسے اس نے اپنا بانجا کہا تھا، مگر جو اس کی بیوی کے خیال میں فلک شیر کا بیٹا تھا، اپنے عقیدے کے مطابق وہ اس کی مغفرت کے لیے بھی کچھ نہ کر سکا تھا۔ زندگی کی کہانیاں کہاں کہاں بکھری ہوئی ہیں اور ہر داستان حیات کا عنوان جدا ہے۔ اسی نفرت اور محبت اور رقابت کی بنیاد پر کھڑی ہوئی مثلث کے لاتعداد زاویے تھے۔ رات 1 بجے میں نے انہیں پنڈی کے اسٹیشن پر اتارا اور ان کے لیے بڑے جتن کر کے پشاور سے آنے والی خیبر میل میں جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ رات 2:30 بجے خیبر میل کے روانہ ہو جانے کے بعد میں نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ میرے سر پر فکر مندی اور اندیشوں کا ایک کوہ گراں تھا جو اپنے مقصد میں کامیابی کے بعد باقی نہ رہا۔ میری حفاظت پر مامور تینوں افراد کی حالت خیر تھی۔ مجھے روک کر وہ بیگار میں پکڑے گئے تھے۔ حکم حاکم مرگے مفاجات، انہیں کچھ بھی نہیں کرنا تھا اور یہی ان کے لیے بہت بڑی سزا تھی۔ یہ بھی کوئی ڈیوٹی ہوئی کہ بس ایک آدمی کے ساتھ رہو، وہ جہنم میں بھی جائے تو ساتھ جاؤ۔ سڑک پر کھڑے رہنا بھی ان کے نقطۂ نظر سے لاکھ درجہ بہتر تھا کہ وہ خود بھی مصروف رہتے اور دوسروں کو بھی مصروف رکھتے۔ آدمی بھی انہیں میرے جیسا ملا جس سے تعلقات کی ابتدائی کشیدگی سے ملی ہوئی تھی اور جو پوز یوں رکھتا تھا جیسے DIG ہو، چنانچہ وہ آپس میں بھی بے تکلف ہو کے گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ مجھ سے بے تکلف ہونے کا سوال کیا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ ان کو دخل در معقولات سے بات رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب مجھے ان پر ترس آیا۔ میں نے اخلاقاً ان سے کھانے پینے تک کو نہیں پوچھا تھا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، میں نے کہا، میری وجہ سے آپ سب کو بہت زحمت اٹھانا پڑی، اب آپ لوگ جائیں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے نوٹ نکالے اور ان سب کو 100 کے نوٹ پکڑا دیے۔ افسوس یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس یہی ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کو اس فرض شناسی کا زیادہ انعام دیتا۔ انہوں نے رسماً انکار کیا اور پھر مجھ سے مصافحہ کر کے رفو چکر ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے مجھے بہت گالیاں دی ہوں گی کہ سالہ فیکٹری کا مالک 100 روپے دے کر اسے انعام کہتا ہے، 10 گھنٹے کی بیگار اور 100 روپے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک بندے کو در لو آوارہ گردی میں تو اس کی جیب سے نکل آتے ہیں، 4 بندے ڈک دو تو والی وارث 1000 روپے نذرانہ دے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے انکار نہیں کیا تھا۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی صبح دم 3:30 بجے جب مرغوں کے الارم کلام بجنے لگے تھے، میں نے ٹرک سمیت انکل شیروانی کی کوٹھی میں داخل ہو کے مسلسل ہارن بجانا شروع کیا اور انجن کو ریس دیتا رہا۔ پھر خود باہر نکلا اور چلانے لگا، ارے بھائی کوئی ہے، ہم ڈاکو ہیں، لوٹنے آئے ہیں، کسی کو کچھ خوف ہونا چاہیے۔ انکل شیروانی سخت بد حواسی میں نائٹ گاؤن پہنے اور پاجامے کے اظہار بند کا ایک کنارہ ٹخنوں تک لہراتے نکلے۔ یعنی یہ کیا کہ ہنگامہ محشر، میاں تم آئے ہو کہ قیامت آئی ہے، انہوں نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، چلو اندر چلو۔ پھر شیلا نکلی اور گلے لگ کے رونے لگی۔ میں نے اس کے سر پر دستے شفقت پھیرا، ڈاکو کے نام سے ڈر گئی ہے، میں نے دان نکال کے خفت سے کہا اور پھر شیلا کو تسلی دینے لگا، ارے بھائی ہم مذاق کر رہے تھے، ہم شریف آدمی ہیں اور پھر یہ کوئی کام کسٹم آفیسر یا پولیس آفیسر کے گھر کا تو ہے نہیں جسے کوئی لوٹنے آئے۔ ہم شیروانی صاحب کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ آپ کیا کرتے ہیں بھائی جان، وہ شکایتی لہجے میں بولی، سب کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ وہاں تو آپ کی خیریت کی اطلاع ملنے سے پہلے سب کا سکھ چین حرام ہو گیا تھا۔ وہاں کہاں، آپ کے سسرال میں؟ نہیں میکے میں۔ میں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، سب گڑبڑ ہو گیا ہے، جو میکا تھا اصولاً وہ سسرال کی طرح ہو گیا ہے اور سسرال کو بنا دیا تم نے میکا۔ رخصتی کس کی ہوگی اور کدھر کدھر سے ہوگی؟ حسبت وہ کو شیلا بھاگ گئی۔ میں چچی کے کمرے میں داخل ہو کے کورنش بجا لایا۔ انہوں نے بہت حیرت کا اظہار کیا، ارے لڑکے کل ہی تو گیا تھا، آج اتنے سویرے واپس، بات کیا ہے؟ انہیں یقیناً میری پراسرار گمشدگی اور بازیابی کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ وہ چچی، میں ذرا نکلا تھا کھانے کے بعد چہل قدمی کے لیے، میں نے کہا سوچا آپ کی خیریت ہی پوچھ لوں۔ سن رہی ہو باتیں؟ لاہور سے اسلام آباد آ گئے چہل قدمی کرتے ہوئے۔ شیروانی صاحب مسکرائے، چلو تم نہ دو کہ انسان بنو، میں شیلا سے کہتا ہوں کچھ چائے وغیرہ کا انتظام کرے یا ناشتہ ہوگا، میں تو دفتر جانے سے پہلے 7 بجے کرتا ہوں، ابھی تو کافی ہے۔ میں نے کہا ناشتہ کریں گے ذرا اطمینان سے، آپ کے ساتھ ہی۔